रिकॉर्ड। शुक्रिया। तो हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं वापस। बिफोर वी बिगिन वी गोइंग टू डिस्कस के दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में वी ऑल नो कि एक में इन्फ्लेमेशन है, एक में इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। एक में बोन इरोजन दोनों में होती है यूजुअली, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में रिलेटिवली ज्यादा होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इन्फ्लेमेटरी मार्कर जो थे सीआरपी ईएसआर रेज्ड होंगे, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन नहीं हो रही तो उसमें सीआरपी और ईएसआर रेज्ड नहीं होगा पेशेंट का। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें इस डायग्राम से पता लग रहे हैं। हम एक और डायग्राम देखते हैं इसके साथ। हमने ये देखी थी डायग्राम कल, और इसमें हमने ये डिसाइड किया था कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस सिमेट्रिकली जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस एसिमेट्रिकली करेगा। ठीक है, एक ऑटो इम्यून डिजीज है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस डिजेनरेटिव डिजीज है। ठीक है, एक में पेन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पेन, स्टिफनेस और इन्फ्लेमेशन होगी। ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेन और स्टिफनेस होगी मगर इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। अब हम यहाँ पे एक चीज ऐड करते हैं जो हमने कल डिस्कस किया था, उसमें ये था कि मॉर्निंग स्टिफनेस आमतौर पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ होती है। अब हम इसमें टाइम ऐड कर देंगे टू डिफरेंशिएट बोथ ऑफ दीज डिजीजेस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो डेविडसन के मुताबिक है, जो स्टिफनेस है वो 1 घंटे से ज्यादा परसिस्ट करेगी, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्टिफनेस 15 मिनट से कम की होगी। स्टिफनेस दोनों में होगी मॉर्निंग, लेकिन यहाँ पे तो 30 मिनट्स दिखा है ना, दैट इज अ कट ऑफ वैल्यू दे डिसाइडेड। मगर डेविडसन ये कहता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में 1 घंटे से ज्यादा स्टिफनेस हो रही है और ऑस्टियोआर्थराइटिस में 15 मिनट से कम हो रही है। मतलब 15 मिनट बाद बंदा ऑस्टियोआर्थराइटिस में फंक्शनल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हमने ये पिक्चर देखी थी जिसमें हमने आखिरी 2 पॉइंट्स को सिर्फ डिस्कस किया था, ऑस्टियोफाइट्स और रूमेटॉइड फैक्टर्स को। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऑस्टियोफाइट्स बनेंगे मगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में नहीं बनेंगे। रूमेटॉइड फैक्टर्स ऑस्टियोआर्थराइटिस में एब्सेंट होंगे मगर आरएफ इज गोइंग टू बी पॉजिटिव इन 70% केसेस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, बाकी जो ऊपर चीजें हैं वो हमने सारी डिस्कस कर दी कि पेन होगी, स्टिफनेस होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, पैथोजेनेसिस का हमें पता है, साइट्स का हमें पता है, ये सब कुछ हमें पता है। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट पे हमने क्या देखा था, इस वाले टेबल में हमने ये देखा था, नंबर 1 लेबोरेटरी फाइंडिंग्स देखनी थी और हमने एक्स्ट्रा करनी थी। सीआरपी ईएसआर की तो बात कर ली, मगर हमने देखा था कि लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में पॉजिटिव एंटी सीसीपी या एसीपी बॉडीज रूमेटॉइड फैक्टर्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होगी, मगर ऑस्टियोआर्थराइटिस में वो सीसीपी पॉजिटिव नहीं होगा। ठीक है, ईएसआर और सीआरपी नॉर्मल होगा। और हमने एक और इंपॉर्टेंट बात जो डिस्कस की थी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस डीआईपी को अफेक्ट नहीं करेगा, मगर ऑस्टियोआर्थराइटिस डीआईपी और पीआईपी जॉइंट्स दोनों को अफेक्ट करेगा। ठीक है, यहां तक हम याद करते हैं इस चीज को। these are the things that we already know, these are the things which we were revising just to warm up for osteoarthritis। ठीक है, हमारी सारी मेरे ख्याल से मेमोरी वापस आ गई और हमें पता है कि दोनों में बीच में डिफरेंट क्या है। एक और चीज ये थी कि हैबर्डन नोट्स और बुचार्ड्स नोट्स ऑस्टियोआर्थराइटिस में होंगे मगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में नहीं होंगे वो। ठीक है, ओवरऑल हमें आइडिया हो गया है कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अब जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पर्टिकुलर क्लिनिकल फीचर्स हैं, याद रखो कि जैसे हमने डिस्कस किया था कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है और उसके अंदर पूरी एक्स्ट्रा आर्टिकुलर और पूरी सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशंस आएंगी। मगर जब हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करते हैं, दैट इज अ डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज, सो द सिम्टम्स आर गोइंग टू रिमेन विद इन दैट जॉइंट और विद इन दैट पर्टिकुलर एरिया जहां पर वो जॉइंट है। बिकॉज इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स तो है नहीं, कोई ऐसी इन्फ्लेमेशन या अक्यूट फेज रिएक्टेंट्स तो है ही नहीं जो आपकी बॉडी में जाकर किसी और ऑर्गन को अफेक्ट करेंगे। तो इवेंचुअली इन ऑस्टियोआर्थराइटिस द डिजीज इज गोइंग टू बी लिमिटेड टू द जॉइंट, बट इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस द डिजीज इज गोइंग टू हैव एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस। ठीक है, अब ये जो 5 चीजें याद करने वाली हैं कि 5 थिंग्स मेजरली ऑस्टियोआर्थराइटिस में होते हैं, एंड यू ऑल शुड रिमेंबर दीज थिंग्स। जो डिफाइनिंग फीचर है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, याद रखो, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, दैट इट इज द डीजेनरेशन ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज डीजेनरेट होना शुरू हो गया है, तो दैट मींस इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स शुरू होना शुरू हो जाएंगे। ही इज गोइंग टुवर्ड्स ऑस्टियोआर्थराइटिस। जो चीजें हमने डिस्कस की थी, 2 इंपॉर्टेंट जो एक्सरे फाइंडिंग्स थी वो क्या थी, कोई टाइप इन करेगा ऑस्टियोआर्थराइटिस में? एक्सरे फाइंडिंग्स जो ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन, सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस एंड सबकॉन्ड्रल सिस्ट। मैंने सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस और सबकॉन्ड्रल सिस्ट के बारे में ज्यादा एम्फसाइज किया था, मगर योर राइट, स्टे एट होम, ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस। सबकॉन्ड्रल सिस्ट एंड स्क्लेरोसिस, वेरी गुड। ये एमसीक्यू फाइनल ईयर वाले कर नहीं पा रहे थे और तुम लोग माशाल्लाह से अब ये सारे प्रॉपर्ली आंसर कर रहे हो। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू गाइस नो दिस नाउ।
ठीक है। तो हम वही चीजें डिस्कस करते हैं कि सबकॉन्ड्रल ऑस्टियोस्क्लेरोसिस, सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस जिसे कहते हैं वो हो जाएगा, सबकॉन्ड्रल सिस्ट ऐड कर लो बेशक इसमें, ऑस्टियोफाइट्स बनेंगे, पूरे जॉइंट की रीमॉडलिंग हो जाएगी और एनलार्जमेंट होगी अफेक्टेड जॉइंट की। जो जो जॉइंट अफेक्ट होगा ना वो वाइडन होता जाएगा ऑस्टियोआर्थराइटिस में, ठीक है, वो बड़ा होता जाएगा, मोटा होता जाएगा, क्योंकि उसकी पेरिफेरीज में जाके बोन डेपोजिशन शुरू हो जाती है, ठीक है। 5 फीचर्स जो बेसिकली जो चीजें 5 होती हैं इसके अंदर, डू यू ऑल नो दीज थिंग्स? इज एवरीवन ऑन बोर्ड? से यस। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो अभी। अमीन तुम्हें समझ आ रही है? बिलावल, बुरहान, सलमा आई है आज? लेट्स सी सलमा आई है कि नहीं आई है। सलमा इज हियर। PQRST। सलमा इज नॉट हियर। सलमा इज चेंज हर नेम। XYZ आपको समझ आ रही है? हाँ, ये निम्यूनिक हम इसकी तरफ आ रहे हैं। हुआवे मिट एंड लाइट, हम इसी निम्यूनिक की तरफ आ रहे हैं। यस, द जॉइंट स्पेस डज नैरो डाउन, डेफिनेटली डज नैरो डाउन। हमने पहले ऊपर डिस्कस किया था पिक्चर्स में कि जॉइंट स्पेस नैरो डाउन होगी, दैट इज ट्रू। आगे चलते हैं। अब हम इस डायग्राम से देखते हैं कि हमें क्या क्या नजर आ रहा है। एक तो जो माहम ने क्वेश्चन पूछा था कि जॉइंट स्पेस नैरोइंग होती है, देख लो यहाँ पे हो रही है। एडवांस्ड ऑस्टियोपोरोसिस है ये। आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो सारा थिन आउट हो गया है और बिल्कुल जॉइंट स्पेस नैरो हो गया। आर्टिकुलर कार्टिलेज ब्रेक डाउन कर रहा है। कोनों में देखो बोनी स्पर्स बन रहे हैं। ऊपर वाली डायग्राम को हम देख रहे हैं, बोनी स्पर्स बन गए हैं, इनको हम ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं इन स्पर्स को, ठीक है। अब नीचे वाली डायग्राम पे आ जाओ। अब यहाँ पे जो हमने सबकॉन्ड्रल सिस्ट की बात की थी ना, ये बोन सिस्ट जो नजर आ रही है ना बनी हुई नीचे वाली डायग्राम में, सेकंड वाली के अंदर, दीज आर दोस बेसिकली सबकॉन्ड्रल सिस्ट। और जो बोन के ऊपर जो स्क्लेरोसिस हुई है ना, उसको हम सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस कहते हैं। मतलब कि कॉन्ड्रियम कार्टिलेज की जो नीचे डायरेक्ट जो बोन है उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑसिफिकेशन हो रही है, सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस कहते हैं इसे। कार्टिलेज के फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं। अब हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के एडवांस स्टेज में जाए तो हमें क्या मिलेंगे? साइडों पे ऑस्टियोफाइट्स बने हुए नजर आएंगे हमें। पेरी आर्टिकुलर फाइब्रोसिस हो रही है। कैल्सिफाइड कार्टिलेज नजर आ रहा है। अब देखो, फर्स्ट डायग्राम को देखो नीचे वाली में, और आखिरी डायग्राम को देखो कि जॉइंट कितना बड़ा हो गया है। हालांकि जॉइंट स्पेस नैरोइंग हो रही है, जॉइंट स्पेस छोटा हो रहा है, मगर जो उसकी पेरिफेरीज है वहां पे फाइब्रोसिस और ऑस्टियोफाइट्स इतने ज्यादा बनना शुरू हो गए कि वो वाइडन होता जा रहा है जॉइंट। समझ आ रही है सबको यहाँ तक? आई गेस यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे कोई मसला नहीं होगा प्रॉब्ली। द जॉइंट इज गेटिंग बिगर बिकॉज वहां पे फाइब्रोसिस हो रही है और ऑस्टियोफाइट्स बन रहे हैं बेसिकली। मतलब कि उसकी लेंथ छोटी हो जाए बेशक, मगर विड्थ इंक्रीज कर रही है ओवरऑल। ठीक है, लेट्स गो आगे। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर इसमें क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं तुम लोगों के? ये मैंने तुम लोगों ने जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ना, वो बेसिकली तुम लोगों ने, और इवन पूरा का पूरा अगर सिर्फ रूमेटाइड आर्थराइटिस कर लेते हो ना और गाउट कर लेते हो डेविडसन से, दैट इज मोर देन इनफ। बाकी प्लीज पूरी डेविडसन मत पढ़ो, स्टेप अप पढ़ लो, और क्या कहते हैं, या फिर कैप्टन पढ़ लो, दोनों में से कोई एक बुक पढ़ लो। मैं जो डेविडसन के अंदर से मुश्किल चीजें और क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं इन स्लाइड्स में इसलिए कवर कर रहा हूँ, और मैं खुद इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि वो क्वेश्चंस तुम लोगों के कवर हो जाए। दैट इज द ओनली पर्पस दैट आई एम रीडिंग डेविडसन, जाके तुम्हारे वो क्वेश्चंस कवर हो जाए, वरना यू डोंट नीड टू रीड इट। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए मत पढ़ो बेशक, आई एम जस्ट कवरिंग योर क्वेश्चंस। ऑनर 9 का क्वेश्चन है, इसको मैं जवाब देता हूँ। हाउ कैन वी डिफरेंशिएट स्वेलिंग इन आरए एंड एनलार्जमेंट ऑफ जॉइंट्स इन ऑस्टियोआर्थराइटिस? ऑस्टियोआर्थराइटिस की जब जॉइंट की एनलार्जमेंट होती है तो दैट इज हार्ड स्वेलिंग। स्वेलिंग की टाइप होती है ना, जो इन्फ्लेमेशन रूमेटाइड आर्थराइटिस होती है दैट इज सॉफ्ट स्वेलिंग। सॉफ्ट स्वेलिंग और हार्ड स्वेलिंग को आप एग्जामिनेशन करके आप कर लोगे पता, और जब आप उस जॉइंट को आगे पीछे मूव करोगे ना, तो क्लिनिकल साइंस में मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कि हाउ एन ऑस्टियोआर्थराइटिस का जॉइंट इज डिफरेंट देन रूमेटाइड आर्थराइटिस का जॉइंट। आपको किस तरह डिफरेंटली फील होगा उसके अंदर। आई एम गोना गेट टू यू। माइन अयूब ने सही कहा, क्रेपिटस होंगे, वो मैं तुम्हें सारे बताता हूँ आगे, वो सारी बातें आएंगी, ठीक है। अब पैथोफिजियोलॉजी में क्या क्या वो पूछ सकते हैं? जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज जिसमें डिस्प्लेजियास को करता है ये प्रीडिस्पोज। स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज में क्या कहते हैं, स्लिप्ड फेमरल एपिफिसिस हो सकता है, और इस तरह की जो चीजें होती हैं ना, जो जॉइंट्स की डिजीज होती हैं स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज में, जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज में, वो बेसिकली कराती हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है वो याद रखना कि ओबीज लोगों के अंदर इसके इसके रेट ज्यादा होते हैं। ईस्ट्रोजन कम करती है इसके रेट को, जिसका मतलब है कि पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन में ऑस्टियोआर्थराइटिस ज्यादा होगा और प्री मेनोपॉजल वुमेन में कम होगा। हमने पहले डिस्कस किया था एक जगह पर कि हाई बीएमडी वैल्यू होती है, बोन मिनरल डेंसिटी,
तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में इट्स गोइंग टू बी अबव 2.5, ठीक है, 2.5 से ज्यादा होगी, एंड दैट इज बिकॉज कि वो जो ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन हो रही है ना पेरिफेरी पे, उनकी वजह से हो जाती है। अब इसमें दो चीजें और ऐड कर देते हैं कि हाइपरप्लास्टिक साइनोवियम होगी और ऑस्टियोकॉन्ड्रियल बॉडीज होगी। दीज आर द पॉसिबल थिंग्स व्हिच कैन कम। जस्ट रीड दीज पॉइंट्स वंस यू आर डन रीडिंग योर स्टेप अप एंड कैप्टन। स्टेप अप और कैप्टन पढ़ोगे ना तो इन पॉइंट्स को एक नजर देख लेना बस, ठीक है। अब जो रिस्क फैक्टर वाला डब्बा मैंने छोटा सा बनाया हुआ है, अब इस पे फोकस करते हैं। अब यहाँ पे तुम लोगों ने सिर्फ एक चीज देखनी है कि नंबर 1 ओबेसिटी और ट्रॉमा तो तुम्हें पता है कि है, ठीक है, इट इज एसोसिएटेड विद ऑस्टियोआर्थराइटिस। मगर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि रेपिटेटिव लोडिंग। अब जो तुम्हें क्वेश्चन देंगे ना उसमें दे गोइंग टू डिस्कस अ फार्मर या माइनर या एलीट एथलीट्स जिनके अंदर लोडिंग हो रही है, क्या बॉडी बिल्डर आ जाएगा, इस तरह के लोगों की सिनेरियोज आएंगे अगर उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन दी जिसमें वेट बेयरिंग और लोडिंग वाला काम होता है, फार्मर्स, माइनर्स, एलीट एथलीट्स जिनके ऊपर रेपिटेटिव लोडिंग होती है, ठीक है। तो इस पर्सपेक्टिव से अपने सिनेरियो को देखना व्हेन यू डू इट। आगे चलते हैं। अब अगर हम इटियोलॉजी के ऊपर देखें तो इसकी टाइप्स होती हैं, एक प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है और एक सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है। अभी हम इसकी लोकेशन की वाइज भी इसकी टाइप्स देखेंगे जिसमें नी, हिप और फलानी फलानी जगहें भी आती हैं, लेकिन अभी हम इसकी टाइप्स अगर देखें बेस्ड ऑन इटियोलॉजी तो उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस आता है। प्राइमरी एजिंग और मैकेनिकल फैक्टर्स और जेनेटिक्स की वजह से आएगा, और सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस डायबिटीज, हेमाक्रोमेटोसिस, ओबेसिटी, ऑनकोनोसिस, इन डिजीज की वजह से आएगा। मतलब कि यू जस्ट हैव द आइडिया कि प्राइमरी में कोई सिस्टेमिक कॉज नहीं होगी, सेकेंडरी में कोई बीमारी हो गई है जिसकी वजह से हो रहा है। बस रिमेंबर दिस पॉइंट, इनकी आगे डिजीज याद करने की जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा, बस थोड़ा सा आइडिया हो गया ना, पता लग गया कि ओबेसिटी इंपॉर्टेंट है, उसका पता होना चाहिए सबको कि ओबेसिटी का स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। दैट्स इट। इज एवरीवन ऑन बोर्ड? अगर किसी की कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझसे अभी पूछ ले। लास्ट स्लाइड इसके बारे में बताया था कि प्राइमरी, लास्ट स्लाइड ये वाली स्लाइड बात करे हो, हुआवे मिड 10 लाइट, द स्लाइड व्हिच आई एम ऑन, the slide which I'm on, you want me to repeat it or the पिछली slide? The previous slide? Which slide? The previous one. इसकी एक दफा पिक्चर ले लो और तुम्हें कुछ जरूरत भी नहीं है इसमें। हाई BMD वैल्यू, एस्ट्रोजन लोअर्स द रिस्क और ओबेसिटी इज अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, रेपिटेटिव लोडिंग की वजह से होता है, बस दैट इज। Osteoarthritis is protective from osteoporosis. You cannot say that. पता है जरा मुश्किल सवाल है, stay at home. I'm going to answer this once we have concepts. इसका मुझे आंसर पता है, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा देता हूँ। Stay at home, just remind me that you have to ask this question at the end. I'm going to answer this at the end जब सबका कॉन्सेप्ट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो निमोनिक याद करना है इसके एक्सरे के लिए, वो है लॉस। ये मशहूर तरीन निमोनिक है, इसको याद कर लो। लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस, ऑस्टियोफाइट्स, सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस एंड सबकॉन्ड्रल सिस्ट। इसमें से दो चीजें तो तुम्हें पता ही थी, ऑस्टियोफाइट्स स्टे एट होम ने ऐड कर दी थी। अब हम तीसरी इसके एक्सरे में ऐड कर रहे हैं, वो चीज है लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस, ठीक है। ये चीजें, ये चारों चीजें बस याद रखो। LOSS लॉस इज ए निमोनिक फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये चीज याद रखनी है सबने, सही है। आगे चलते हैं। लॉस लॉस लॉस, रिमेंबर दिस लॉस, लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस, ऑस्टियोफाइट्स, सबकॉन्ड्रल सिस्ट, सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस। आगे चलते हैं। अब हम इस पे चलते हैं, इस स्टेज, इस वाली स्लाइड के ऊपर आते हैं। पहले आई एम गोइंग टू टेल यू पॉइंट्स जो क्लिनिकल फीचर्स में लिखे हुए थे, वो हमें ऑलरेडी पता है सारी बातें। DIP PIP इन्वॉल्व होगा, हिप इन्वॉल्व होगा, नी इज द मोस्ट कॉमन जॉइंट इन्वॉल्व इन ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये कैप्टन में बात लिखी हुई है, दिस कैन बी योर MCQ, ये याद रखना। पेन होगी उस जगह पे और फंक्शनल रिस्ट्रिक्शन होगी, मूव नहीं कर सकता जॉइंट पेशेंट। रिडक्शन हो जाएगी मसल स्ट्रेंथ से, जो मसल्स उस जॉइंट के ऊपर अटैच्ड होंगे वो मसल एट्रोफी कर जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, वो मसल यूज नहीं कर रहा बंदा ऑस्टियोआर्थराइटिस से, वो मसल्स वीक होना शुरू हो जाएंगे। विमेन आर मोर अफेक्टेड, एसिमेट्रिकल इन्वायरमेंट होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सिमेट्रिकल थी ना, हमने याद किया था, इसमें एसिमेट्रिकल है, स्लो है, प्रोग्रेसिव है, इरिवर्सिबल है। मॉर्निंग स्टिफनेस हमने याद किया था लेस देन 15 मिनट्स होगी, और पेन ऐसी होगी जो वर्सन कर जाएगी एक्सरसाइज पर और रिलीव कर जाएगी रेस्ट पर। ऑस्टियो जो क्या नाम है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, ये हमने पढ़ा था ना कि जब वो एक्सरसाइज करेगा तो उसकी इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी तो सिम्टम्स इंप्रूव हो जाएगा। इट इज ऑपोजिट इन केस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें सिम्टम्स खराब हो जाएंगे अगर वो एक्सरसाइज करेगा, क्योंकि उसके जॉइंट्स
ज्यादा रगड़ खाएंगे एक दूसरे के साथ, इवेंचुअली पेन वर्सन हो जाएगा और तब रिलीव करेगा जब वो एक्सरसाइज करेगा। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट बातें बस तुम्हें जनरली पता होनी चाहिए कि स्टोमाटिक स्टिफनेस कम होती है इसमें रिलेटिवली। अब हम आगे चलते हैं, जो क्लिनिकल साइंस है इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो नंबर 2 है और सेकंड लास्ट है। palpable sometimes audible coarse crepitus due to rough articular surface। ठीक है, ये चीज याद रखना। और ये कैसे फील होता है, आई एम गोइंग टू शो दिस इनटू यू गाइस इनटू अ वीडियो। ठीक है, अब जैसे कि मेरा ये एक जॉइंट है, दिस इज माय जॉइंट। ठीक है, ये मेरा जॉइंट है। अगर मैंने इसको मूव करना है ना, तो आई एम गोना डू दिस। अब मैं जिसको मूव कर रहा हूँ ना, व्हेनेवर आई एम मूविंग, तो व्हाट आई गोना फील इज कि मुझे अपनी उंगलियों के ऊपर सेंसेशन आएगी क्रेपिटस की। ठीक है, जब मैं इसको मूव करूंगा तो आई फील दैट सेंसेशन ऑफ क्रेपिटस कमिंग ऑल ओवर माय फिंगर्स। जिस जॉइंट को, जैसे कि नी जॉइंट है, उसको मैंने दोनों हाथों से पकड़ा है और मैं पेशेंट को कहता हूँ कि अपनी टांग छोड़ दो, मैं तुम्हारी एक घुटने पे तुम्हारा एक हाथ रखूंगा और दूसरे हाथ से मैं तुम्हारी टांग को ऊपर नीचे करूंगा। जब तुम उसकी टांग को ऊपर नीचे करोगे तो तुम्हें अपने हाथ में वाइब्रेशन और क्या कहते हैं पैल्पेबल किस्म के क्रेपिटस फील होंगे। ठीक है, रफ आर्टिकुलर सर्फेसिस की वजह से होता है। बोनी स्वेलिंग्स होगी जॉइंट मार्जिन के इर्द गिर्द, डिफॉर्मिटी होगी, जॉइंट लाइन और पेरी आर्टिकुलर टेंडनेस, ये सारी बातें फजूल है, इसको याद मत रखो। मसल वीकनेस और वेस्टिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, और रिस्ट्रिक्टिव मूवमेंट्स। तो हमारे 3 पॉइंट्स क्लिनिकल साइंस से पक्के याद होने चाहिए, बाकी बेशक याद मत करो। अगर ये 3 भी बोल दोगे ना, अगर किसी ने पूछ लिए, कैसे और राइट, बबल्स पॉपिंग जैसी आती है, it kind of feels like bubbles popping in the joint, that's right। bubbles जैसे पॉप हो रहे होते हैं वैसी आपको फीलिंग आएगी हाथ जब लगाओगे उससे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये नहीं होगा, याद रखना, क्रेपिटस नहीं होता उसमें। क्लिनिकल साइंस में अब 3 चीजें याद रखनी है। नंबर 1, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स। रिस्ट्रिक्टिव मूवमेंट्स क्यों हो रही है? क्योंकि पेरी आर्टिकुलर फाइब्रोसिस और ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन हो रही है और कैप्सुलर थिकनिंग हो रही है। ठीक है, पैल्पेबल समटाइम्स ऑडिबल कोर्स क्रेपिटस नजर फील होंगे आपको उसके अंदर। और तीसरी चीज जो याद रखनी है कि मसल वीकनेस और वेस्टिंग। ये 3 पॉइंट्स क्लिनिकल साइंस में याद रख लोगे ना, तुम्हारा काम बन जाएगा। बाकी बेशक याद मत करो, बाकी मत याद करो, सिर्फ 3 याद कर लो, जितना रिटेन कर सकते हो उतना कर लो, बाकी मत करो। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट्स व्हिच यू मस्ट नो, बाकी जरूरी नहीं है। सही है, यहाँ तक हम सबको पता है। हम आगे चलते हैं कि हम अब लोकलाइज्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ आना शुरू हो गए, कि डिफरेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस जो डिफरेंट जगहों के साथ प्रेजेंट करते हैं, उनमें क्या क्या फीचर्स आते हैं। ठीक है, अब इसमें टाइप्स क्या आती हैं जो डेविडसन में लिखी हुई हैं। इसके सिर्फ एमसीक्यूज आ सकते हैं, कोई डिटेल्स नहीं पूछता। नो वन इज गोइंग टू आस्क यू क्लासिफाई करो। क्वेश्चन आता है डायग्नोज करो और ट्रीट करो, दैट्स इट। नो वन इज गोइंग टू आस्क यू क्लासिफिकेशन क्या होती है, याद मत करना क्लासिफिकेशन। इसके अंदर एमसीक्यूज है, बस मैं वो एमसीक्यूज ही कराऊंगा और मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। ठीक है, जनरलाइज्ड नोडल ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्पाइन ऑस्टियोआर्थराइटिस, अर्ली ऑनसेट ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड इरोसिव ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये 3 किस्म के 6 किस्म के ऑस्टियोआर्थराइटिस हैं और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जनरलाइज्ड नोडल ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि पोस्टीरियरलेटरल स्वेलिंग्स बन जाती हैं टेंडन्स की साइड पे, एक्सटेंसर टेंडन से बनती है। अगर वो डीआईपी पे बनेगी तो हेबर्डन नोड्स होंगे, और अगर वो पीआईपी पे बनेगी तो बूचार्ड नोड्स होंगे। याद रखना, नोड्स इज अ फीचर ऑफ जनरलाइज्ड नोडल ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये इंपॉर्टेंट बात है। और कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है इसमें। इसमें क्या होगा, सिम्टम्स डेवलप करेंगे और जब तक वो नोड्स फॉर्मेशन हो रही है ना, क्योंकि नोड्स आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिवली बनते हैं, जब वो बनना शुरू होते हैं और जब तक वो बनते हैं ना, तब तक आपके सिम्टम्स होंगे। जब वो पूरी तरह बन चुके होंगे, वो डेवलप हो चुके होंगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस कंप्लीट हो चुका है, तो आपके हैंड फंक्शन भी नॉर्मल हो जाएगा और सिम्टम्स भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगे। ठीक है, तो याद, बस इसमें इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली कि बोचार्ड नोड्स और हेबर्डन नोड्स आर बेसिकली जनरलाइज्ड नोडल ऑस्टियोआर्थराइटिस की के अंदर फीचर्स होते हैं ये दोनों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम नी के ऑस्टियोआर्थराइटिस में, जो विच इज द मोस्ट कॉमन थिंग, इसमें क्या होगा कि ये टारगेट करता है, इसको बेशक याद मत करो कौन से कंपार्टमेंट्स को करते हैं। गल्विक्स अपीयरेंस, आप अगर हेबर्डन नोड्स और उसकी बोचार्ड नोड्स की बात कर रहे हो तो ठीक है। आई डोंट रिमेंबर कि गल्विक अपीयरेंस क्या होती है। वी कैन डिस्कस दिस एट द एंड ऑफ द क्लास, क्योंकि इसका तो मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, मैंने पढ़ा भी नहीं इस बारे में कि गल्विक क्या होता है। ठीक है, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस पे आते हैं। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि आपके
कंपार्टमेंट्स दो मेजरली होते हैं और आपको सीढ़ियां उतरते हुए, सीढ़ियां चढ़ते हुए या फिर सीधी रोड पे वॉक करते हुए पेन होती है अकॉर्डिंग टू द कंपार्टमेंट्स जो आपके इन्वॉल्व होते हैं। एग्जामिनेशन में क्या आपको मिलेगा? एग्जामिनेशन में मिलेगा कि जर्की है, उसकी मूवमेंट एसिमेट्रिक गेट हो जाएगी, वायरस फॉर्मेशन होगी, वेस्टिंग एंड वीकनेस ऑफ मसल जो तुम्हें पता है, रिस्ट्रिक्टेड फ्लेक्शन होगी, एक्सटेंशन होगी, क्रेपिटस होगी, स्वेलिंग होगी। जो 3 इंपॉर्टेंट मैंने एग्जामिनेशन पॉइंट्स बताए हैं उनको कोई कौन लिख के बताएगा? 3 इंपॉर्टेंट जो हर किसी में होते हैं वो मोस्टली एग्जामिनेशन क्लिनिकल साइंस में। लिख लो, 3 पॉइंट्स हैं, रिस्ट्रिक्टिव मूवमेंट्स, क्रेपिटस और जो एक और था आखिरी, मसल वेस्टिंग। वेरी गुड। रिस्ट्रिक्टिव मूवमेंट, मसल वेस्टिंग और क्रेपिटस, ये तीनों चीजें याद रखना। थैंक यू बुरहान। मसल वेस्टिंग, दैट इज द पॉइंट। ये तीनों चीजें याद रखना, इनको भूलना मत है। दीज आर इंपॉर्टेंट। ये तुम किसी भी ऑस्टियोआर्थराइटिस में लिख दोगे ना, किसी भी ऑस्टियोआर्थराइटिस में लिख दोगे, ये तीनों चलेंगे। और बाकी जो चीजें वो एडिशनल होती हैं, जैसे नी में आपकी जर्की एसिमेट्रिक गेट और वेरस डिफॉर्मिटी, वो एडिशनल चीज है। ठीक है, ये तीनों चीजें हर जगह होंगी, ये याद रखना एग्जामिनेशन में। अब नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का क्या क्या काम है कि इसका ना एसोसिएशन होता है सूडोगाउट के साथ। सूडोगाउट पे कभी कभार ये होता है कि जो नी का सूडोगाउट है ना, वो प्रेजेंट कर जाता है कभी ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ, और उससे बस ये होगा कि इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी ऑस्टियोआर्थराइटिस में। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस विद इन्फ्लेमेशन टेक्स यू टू 2 डिफरेंट किस्म के आर्थराइटिस। एक सेप्टिक आर्थराइटिस भी हो सकता है और सूडोगाउट भी हो सकती है, मगर देयर इज अ स्ट्रांग एसोसिएशन बिटवीन सूडोगाउट एंड नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये तुम्हारे एमसीक्यूज में आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम हिप की बात करते हैं। हिप की जो बात है उसमें ये है कि इस आमतौर पे सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हिप को करता है जॉइंट, हिप जॉइंट को करता है, जहाँ पे आपका जो बेसिकली जहाँ पे आपकी हिप बोन ज्वाइन कर रही होती है ना उसके साथ, फीमर के साथ, वो वाला जो एरिया है ना, वहां पे बेसिकली ये ज्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, तो एक सेकेंड गाइस, सॉरी। अच्छा, तो जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें यहाँ आपने याद रखनी है ना, वो ये है कि इसकी जो पेन है ना, वो ग्रॉइन रीजन में जाएगी, डीप इनटू द ग्रॉइन रीजन। एग्जामिनेशन में वही एटैल्जिक, एग्जामिनेशन के जो 3 पॉइंट्स है वो तो तुम लिख दोगे ना सबसे पहले। शायद क्रेपिटस आपको फील नहीं हो, पैल्पेबल क्रेपिटस शायद फील हो जाए, लेकिन अगर आप ऑस्कल्टेट भी कर सकते हो क्रेपिटस को, तो वो भी मिलेगा आपको हिप के अंदर। तो वो 3 पॉइंट्स लिख दो। नंबर 1 क्रेपिटस, डिक्रीज्ड रिस्ट्रिक्टिव मूवमेंट्स, और तीसरा पॉइंट था मसल वेस्टिंग। ये तीनों लिख दिए। उसके अलावा क्या हो जाएगा? एटैल्जिक गेट होगी, वीकनेस ऑफ मसल पता है, इप्सिलेटरल लेग शॉर्टनिंग हो सकती है। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है ना, वो ये है कि अर्लीस्ट एंड द मोस्ट सेंसिटिव साइन ऑफ हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस इज पेन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंटरनल रोटेशन विद फ्लेक्स्ड हिप। जब हिप को आप फ्लेक्स करते हो ना, फ्लेक्स करने से सबको पता है मैंने क्या बात की, इंटरनल रोटेशन विद फ्लेक्स्ड हिप। डू यू अंडरस्टैंड दिस? इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें? अगर नहीं समझ आ रही तो मुझसे पूछते, मैं बता देता हूँ। अच्छा, एक्सप्लेन कैसे करूँ अब मैं? मरियम वांट्स मी टू एक्सप्लेन दिस। अच्छा, आई एम गोना जस्ट डू अ डेमोंस्ट्रेशन फॉर यू गाइस। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ किस तरह होता है। ठीक है, बिकॉज तुम लोग का ऑब्वियसली मिस हो रहा है, तो आई एम गोना शो इट टू यू। ठीक है, तो दिस इज माय वीडियो। अच्छा, आई थिंक यू गाइस कैन सी माय लेग्स। हाँ, अब जैसे इफ आई एम लाइंग इन अ सुपाइन पोजीशन ना, कंप्लीटली सुपाइन पोजीशन में, अब मेरी टांग को किसी ने फ्लेक्स किया है और इस टांग को पकड़ के इसने इंटरनल रोटेट किया यूं करके। ठीक है, तो ये जो मेरी इंटरनल रोटेशन है ना, दिस वे, इन दिस फ्लेक्स हिप की इंटरनल रोटेशन, बेशक बेशक आपका नी जॉइंट फ्लेक्स्ड हो या ना हो, मगर हिप इज सपोज्ड टू बी फ्लेक्स्ड। जब मैं इसको इंटरनली रोटेट करूंगा तो मुझे एक रिस्ट्रिक्शन फील होगी। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन। अब दैट रिस्ट्रिक्शन इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ, क्या कहते हैं, के पेशेंट को मेजरली ऑस्टियोआर्थराइटिस है, वो भी हिप का। Does everyone understand this? The earliest and most sensitive sign of hip osteoarthritis is pain and restriction on internal rotation with flexed hip. अब यहाँ पे जो मैंने चीज दिखाई थी ना, demonstration that I made, उसमें ये है कि I was supposed to lie पूरा लेटा हुआ था, मुझे सीधा सीधा खुद लेटना चाहिए था, और किसी ने मेरा करना था, मेरे साथ कोई है नहीं, वरना I was supposed to be supine on the floor. ठीक है, सो जब पेशेंट सुपाइन होगा तब करना है। मेरी तो कमर फ्लेक्स थी, जस्ट रिमेंबर कि उसकी कमर फ्लेक्स नहीं होनी चाहिए इस चीज में।
ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। अभी तक हमने क्या चीजें डिस्कस की हैं? जनरलाइज किया है, जनरलाइज किया है, नी किया है, और क्या किया है हमने? हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस किया है। एटेल्जिक गेट का क्या मतलब होता है यार? उसमें बहुत किस्म की गेट्स होती हैं। मैं एंटेल्जिक गेट जो होती है ना, वो मैं करके तो तुम्हें दिखा नहीं सकता। जवेरिया, आई विल आस्क यू टू सर्च दिस, क्योंकि अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन किस तरह करूं एंटेल्जिक गेट को, क्योंकि दैट्स अ टाइप ऑफ अ गेट व्हिच आई कैन शो यू बाय वॉकिंग। मैं वॉक करके दिखा नहीं सकता तुम्हें, ठीक है? तो इसको गूगल कर लेना, एंटेल्जिक गेट को याद कर लो या गूगल कर लो, ठीक है? आगे चलते हैं। स्पाइन का ऑस्टियोआर्थराइटिस। स्पाइन का ऑस्टियोआर्थराइटिस दो जगह पे होता है, सर्वाइकल होता है और लंबर होता है, ठीक है? सर्वाइकल में क्या होगा? नेक पेन होगा और रेडिएट करेगा वो आर्म्स के अंदर। जो लंबर में होगा, लंबर स्पॉन्डाइलोसिस इज डिफरेंट फ्रॉम क्या कहते हैं योर हिप का ऑस्टियोआर्थराइटिस से, याद रखना। और इसका जो टेस्ट है ना, वो स्ट्रेट लेग टेस्ट है लंबर का। बंदे को सुपाइन लेटाओगे और पूरी जो उसकी टांग है ना, उसको बिल्कुल स्ट्रेट करके सीधा रेस करोगे, स्ट्रेट लेग टेस्ट, ठीक है? बिल्कुल टांग सीधी ऊपर उठानी है। उसको ना एक सर्टेन एंगल पे जाके ना पेन शुरू हो जाएगी। अब वो जो पेन होती है ना, दैट इज इंडिकेटिव ऑफ लंबर लॉट स्पॉन्डाइलोसिस। आइदर इट इज लंबर स्पॉन्डाइलोसिस और इट कुड बी स्टैटिक पेन। ये दो चीजें होती है जो स्ट्रेट लेग टेस्ट में आप चेक करते हो, ठीक है? तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया जनरलाइज्ड, नी का चेक कर लिया हमने, हमने हिप का डिस्कस कर लिया, हमने क्या डिस्कस कर लिया? हमने डिस्कस कर लिया क्या कहते हैं, स्पाइन का डिस्कस कर लिया, ठीक है? यहाँ तक वी क्लियर। अब हम एक और डिस्कस करते हैं। जो अर्ली ऑनसेट है और जो इरोसिव है, इन्हें कोई पूछेगा नहीं, इसका तो हमें क्लिनिकली भी पता होना जरूरी नहीं है। You're right, महीन, you're right. Yes, femoral stress test इसी को कहते हैं, यही होता है। yes. अच्छा, अर्ली ऑनसेट कौन सा होता है? कि बिफोर 45 इयर्स जो हो जाए उसको अर्ली ऑनसेट कहेंगे। कुछ बच्चों में हो जाती है, शायद एमसीक्यू आ जाए, मैंने इसलिए लिख दिया, वरना मुझे पता भी नहीं कैशिन-बेक डिजीज क्या होती है, ठीक है? कैशिन-बेक डिजीज होती है जो 7 से 13 इयर्स के बच्चों में अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाए तो उसे कहते हैं, ठीक है? ये तुम्हारी बुक में लिखा है, बस एमसीक्यू है। प्लीज मरियम कह रही गलवे का पेरेंट्स होते हैं इरोसिव ऑस्टियोआर्थराइटिस में। ये तुम चीजें याद कर लो, इतनी डिटेल्स मैंने खुद नहीं पढ़ी ना, मुझे पता है। हैंड ऑस्टियोआर्थराइटिस विद प्रोलॉन्ग्ड सिम्पटम फेस मोर ओवर्ट इन्फ्लेमेशन एंड मोर डिसेबिलिटी इज इरोसिव ऑस्टियोआर्थराइटिस। और गलवे का पेरेंट्स मरियम कह रही कि इरोसिव ऑस्टियोआर्थराइटिस में होती है। आई एम नॉट श्योर कि वो क्या होता है, तो इफ एनीवन इज वांटिंग टू सर्च ऑन इट, सर्च कर लो। पता होना चाहिए, अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो भी अच्छी बात है, क्योंकि उसके अंदर नहीं लिखा हुआ डेविडसन में जो मैंने पढ़ा था, ठीक है? तो अब जो हमने चीजें डिस्कस कर ली हैं सारी, 6 किस्म के डिफरेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस को, अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस दे आर गोइंग टू प्रेजेंट एट, ठीक है? इज एवरीवन ऑन बोर्ड? अगर कोई क्वेश्चंस है तो मुझसे पूछ लें भी आप। स्ट्रेट लेग टेस्ट किसके लिए करेंगे मुझे बता दें? स्टे एट होम, शुमाइला, आप बताओ, शुमाइला बताएगी मुझे, जवेरिया ने बता दिया है। अच्छा, जो अब मुझे कौन बताएगा? ऑल द पीपल विद देयर नेम्स स्टार्टिंग विद एम व्हिच इंक्लूड्स मिशाल, दाऊद, मरियम, मारिया, मरिहा, माहीन और जो भी हैं सब, उनसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा। आप मुझे बताओ कि अगर पेशेंट को हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा तो उसका सबसे अर्लीस्ट साइन क्या होगा? मिशाल दाऊद। पेन एंड रिस्ट्रिक्टिव इंटरनल रोटेशन, गुड। ऑन हिप फ्लेक्शन, हिप फ्लेक्शन ऐड कर लो, जैसे मरिहा ने ऐड किया ना हिप फ्लेक्शन के अंदर, ठीक है? विद फ्लेक्स्ड हिप, वेरी गुड, शाबाश। सो यू ऑल बेसिकली नो जो बूचार्ड नोड्स हैं और हेबर्डन नोड्स हैं वो कॉमन होते हैं किसमें? किस वाले में कॉमन होते हैं टाइप ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस? जनरलाइज्ड नोडल में। थैंक यू हारिस खान, वेरी गुड, शाबाश। यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल, आई एम रियली हैप्पी। और इसकी एक और वजह है क्योंकि मुझे आज पढ़ाने में मजा आ रहा है, क्योंकि मैं आज सुबह सो गया था सही। मैं आई स्लेप्ट फ्रॉम लाइक 1 PM टू पौने 3 बजे तक, एंड आई एम सो फ्रेश राइट नाउ। जिंदगी में कभी क्लास इतने फ्रेश नहीं ली, वरना मैं बिल्कुल थका हुआ होता हूँ। अच्छा, आगे चलते कि इन्वेस्टिगेशंस क्या कराओगे? एक्सरे का तो हमें पता है कि हमने कराना ही कराना है। एक्सरे में याद रखना लॉस वाला निमोनिक, जॉइंट लॉस वाला निमोनिक सबको याद है ना? जॉइंट स्पेस नैरोइंग, ऑस्टियोफाइड, सबकॉन्ड्रियल स्क्लेरोसिस और सबकॉन्ड्रियल सिस्ट्स, ठीक है? लॉस याद रखना और एक्सरे की सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन में लिखना एक्सरे और नीचे लॉस की सारी डेफिनेशन लिख देना। सीबीसी ईएसआर सीआरपी क्यों कराएंगे?
क्योंकि वी नीड टू नो कि वहां पे कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, एंड वी नीड टू रूल आउट कि उसको रूमेटाइड आर्थराइटिस तो नहीं है। एएनए हम इसलिए कराएंगे, वी नीड टू रूल आउट कि शायद उसको एसएलई या शॉग्रेन्स या इस तरह की डिजीज तो नहीं जिसकी वजह से उसको आर्थराइटिस हो रहा है। और आरएफ हम इसलिए कराएंगे क्योंकि हमने रूमेटाइड आर्थराइटिस को रूल आउट करना है। तो बेसिकली आप एक्सरे यूज करते हो और दूसरा आप उसको रूल आउट करते हो बाकी डिजीज को, टू इन्वेस्टिगेट, टू डायग्नोज योर ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, तो ये सारे लिखने, सबसे पहले एक्सरे लिखना है, फिर बताना है कि सीबीसी, ईएसआर और सीआरपी नॉर्मल होंगे, एएनए भी एब्सेंट होगा इम्यूनोलॉजी में, और रूमेटॉइड फैक्टर भी एब्सेंट होगा। ठीक है, अगर तुमने ज्यादा फैशनी बनना है ना और अच्छा स्टूडेंट बनना है तो तुम इनकी हेडिंग से देना, रेडियोग्राफी लिख देना, फिर सीबीसी, ईएसआर और सीआरपी से पीछे हीमाटोलॉजी लिख देना, और एएनए और आरएफ से पीछे लिख देना इम्यूनोलॉजी। तो फैशनी किस्म का आंसर बन जाएगा, बड़े अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इनकी हेडिंग्स दे भी देना, इनको क्लासिफाई कर दो हेडिंग्स दे देके। सही है, इस तरह फाइनल में बड़े नंबर आते हैं फैशनी होने के बाद। अच्छा आगे चलते हैं। अब मैनेजमेंट क्या है इसकी, सबको इन्वेस्टिगेशन समझ आ गई कि एक्सरे तो पक्का कराना है, बाकी चीजें हम रूल आउट करने के लिए कराएंगे, प्रॉब्ली आगे होगी, विल जस्ट गो ऑन। अब मैनेजमेंट में क्या है, हमने 5 प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे पहली क्लास में, उन प्रिंसिपल्स के ऊपर सारी मैनेजमेंट मैंने कहा था डिस्कस होंगी, और उन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर ये 7 पॉइंट्स है जो हमने बनाए हुए हैं। ठीक है, एजुकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस देते हैं कुछ केसेस में, वो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस और इस तरह हिप जॉइंट में दे सकते हो। न्यूराइटिस ट्यूटिकल्स होती हैं, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट और ग्लूकोजामाइन सल्फेट, वो आप दे सकते हो, और सर्जरी में आर्थ्रोप्लास्टी कर सकते हो। जो आखिरी 3 पॉइंट्स हैं वो हमने यहीं पे डिस्कस करनी है। और एजुकेशन का तुम्हें पता है कि तुमने कैसे पेशेंट को एजुकेट करना है, कि वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस मत करें, जोड़ों के ऊपर वजन मत डालें, दिन में अपने आप की अपनी जॉब की मॉडिफिकेशन कर लें थोड़ी सी। एजुकेशन तुम्हें पता है कि यू हैव टू काउंसल एंड एजुकेट द पेशेंट, वो हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जो 3 चीजें हमें फर्दर डिस्कस करनी है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल। ठीक है, अब पेशेंट की क्या क्या चीजें हैं जिनको हमने इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव बेसिकली हम सिर्फ एक ही चीज को कर सकते हैं, वो है उसकी पेन। स्टिफनेस भी है मैं मानता हूँ, लेकिन स्टिफनेस की हमारे पास प्लास्टिक ऑप्शन होता है विच इज अ सर्जरी। उस सर्जरी से पहले हम कोशिश करते हैं कि पेन से ही वो ठीक हो जाए, और वो जब मूवमेंट करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ठीक हो जाए। ठीक है, और कॉन्ड्राइटिन सल्फेट और ग्लूकोजामीन सल्फेट हम देना शुरू कर दिया है, उससे थोड़ा बेहतर हो रहा है। ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, याद मत करना, इसके क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं और ये अच्छे रिजल्ट दे रहा है न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है। ठीक है, जो हमने डिस्कस करना है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल है, बाकी हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो जितना हमने पढ़ना था वो पढ़ चुके हैं यहाँ पे। अब हम चलते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर। लाइफस्टाइल एडवाइस क्या दोगे आप उसे, ओबेसिटी के साथ रिलेशनशिप था ना, कहोगे वेट लॉस कम करो, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करो, आप अपनी क्या कहते हैं स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करो ताकि आपके जॉइंट स्ट्रांग हो। शॉक एब्जॉर्बर फुटवेयर क्यों दोगे, ताकि उसके जोड़ों के ऊपर ट्रॉमा ना पड़े, ट्रॉमा को रिड्यूस करो। ट्रॉमा भी तो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स था ना, हमने पढ़ा था कि ओबेसिटी, ट्रॉमा, ये सब चीजें प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, तो आप बेसिकली उन्हीं फैक्टर्स को कम कर रहे हो ना, तो यू आर रिड्यूसिंग दैट वेट, यू आर रिड्यूसिंग क्या कहते हैं द ट्रॉमा बाय शॉक एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन दोगे। नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी फॉर पेन क्या दोगे, आप उसको हीट एंड कोल्ड दोगे ताकि वो ठीक हो जाए। टेंस कर सकते हो, टेंस इज बेसिकली ट्रांसक्यूटेनियस समथिंग थी जो जिससे आप न्यूरोलॉजिकली पेन को कम करते हो। ठीक है, टेंस बस याद रखो पेन कम करने का तरीका है। तुम जनरल सिस्टेमिक जब सर्जरी करोगे ना, जनरल सर्जरी के अंदर जो पेन और एनेस्थीसिया वाला टॉपिक है, टेंस वहां पे तुम डिटेल में पढ़ लोगे। तो अभी हीट एंड कोल्ड और टेंस याद करो कि पेन को कम करने के तरीके हैं दोनों। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो प्रॉपर इसकी फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, याद रखना कि यू आर रिड्यूसिंग द पेन। थैंक यू बुरहान अली, दैट इज अ वेरी गुड आंसर। ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन ये आप करते हो इसके अंदर। थैंक यू मिशाल दाऊद फॉर दैट आंसर। अब हम देखते हैं कि हमने इसकी फार्माकोलॉजिकल क्या करनी है। यू हैव टू रिड्यूस द पेन, ये याद रखो कि दर्द खत्म करना है, तुम्हारा मकसद इसका दर्द खत्म करना है। ठीक है, एसिटामिनोफेन दे दोगे जो बेस्ट इनिशियल एनाल्जेसिक है। ठीक है, एसिटामिनोफेन से स्टार्ट करते हैं। ओरल एनसेड्स दे सकते हो जिसमें सारी वो डाइक्लोफेनिक आ जाएंगी, और सेलिकॉक्सिब और रोफिकॉक्सिब तो अब नहीं देते ज्यादातर, लेकिन डाइक्लोफेनिक दे सकते हो आप। सही है, फिर कैप्साइसिन एक क्रीम होती है जो टॉपिकल होती है, वो टॉपिकल उस जॉइंट पे लगाने के लिए दे सकते हो आप। अगर इन चीजों से पेन कम नहीं हो रहा पेशेंट का, तो यू हैव टू गो टू अ फर्दर मैनेजमेंट प्लान। मतलब कि पेन का सबसे बड़ा इशू क्या है कि यू हैव टू रिड्यूस द पेन
टू एन एक्सटेंड कि आप बेसिकली उसके अंदर एक स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज लेके आते हो. तो what you're going to do is you're going to go to all those drugs right now. अगर NSAIDs और acetaminophen और capsaicin से कंट्रोल नहीं होता, then you can think of other drugs जैसे amitriptyline और gabapentin है जो आपके पेन साइकिल्स को अफेक्ट करती है, वो ड्रग्स यूज करना शुरू कर दो. अगर इन ड्रग्स से फर्क नहीं पड़ रहा, देन यू कैन ऐड अ फर्दर स्ट्रॉन्गर ड्रग जिसमें कोडीन्स आती हैं, ओपिएट्स आती हैं, जिसमें ट्रामाडोल आती है. ट्रामाडोल बहुत कॉमनली यूज होती है हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस में पाकिस्तान में खास तौर पे. और रूमेटॉइड आर्थराइटिस और स्टैटिक नर्व पेन, इन सब में हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो बड़े शौक से आपको ट्रामाडोल देते हैं. 50 mg ट्रामाल होती है, 50 mg देते हैं सुबह और शाम को, या फिर आप 3 टाइम करते हो तो 30 mg दे देते हो और उसको कॉम्बिनेशन कर देते हो आप 325 mg ऑफ पैरासिटामोल के साथ. ठीक है, ये आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें आएंगी, इस तरह नहीं आएंगी. ऑर्थोपेडिक्स का वार्ड अटेंड करोगे तो आएंगी ये चीजें. सही है. एनसेड, एसिटामिनोफेन, एनसेड, कैप्साइसिन से स्टार्ट. सबसे पहले एसिटामिनोफेन, एनसेड ऐड की, कैप्साइसिन ऐड की. नहीं ठीक हुआ, एमिट्रिप्टिन और गाबापेंटिन सोचा चलो यूज कर लेते हैं. नहीं ठीक हो रहा, ओपिएट्स की तरफ आ जाओ, ट्रामाडोल दो, कोडीन्स दो, पेन को कम करो किसी तरह से. दैट इज योर होल आइडिया ऑफ ट्रीटिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस. ठीक है, लेट्स गो आगे. मेंटी पे जाएं और ये सवाल करें. शाबाश. menti.com 459344. Can we give PRP in osteoarthritis? PRP is platelet rich plasma. प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का सीन ये है, ये ऑनर 9 ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है. और पीआरपी हम ऑस्टियोआर्थराइटिस में आमतौर पे यू कैन गिव इट. इसके ऊपर काफी रिसर्च हुई हुई है क्योंकि आई वाज रीडिंग इट अप दैट डे. तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में पीआरपी के ट्रायल्स हुए हुए हैं, मगर यू नो द थिंग इज कि व्हेन वी पुट थिंग्स इनटू गाइडलाइंस ना, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उसके ऊपर इतने ट्रायल्स हो चुके हों कि वो पक्की चीज डिफाइन हो जाए. मगर अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि हम पीआरपी देते हैं कि नहीं देते. गाइडलाइंस में ये बात नहीं आई, मगर साइंटिफिकली प्रूवन है कि पीआरपी आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस को बेहतर करती है, which is called plasma rich platelets, platelet rich plasma. Yes, PRP is good for osteoarthritis. मेंटी पे जाके आंसर करें आप सारे. ये मैंने पता नहीं इसकी, सॉरी, नंबर ऑफ एंट्रीज मैंने पता नहीं कम क्यों कर, मैं सॉरी गलत कर रहा हूँ. अब करो सारे. डिफाइनिंग फीचर मैंने पूछा है. मैं ना रिजल्ट रीसेट कर रहा हूँ. आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट दिस अगेन एंड आई वॉन्ट यू टू डू इट अगेन. मैंने रिसर्च रीसेट किए रिजल्ट्स. अब सारे एक आंसर लिखो इसका. डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस. राइट डाउन अगेन, थिंक ऑफ इट एंड राइट डाउन अगेन. बहुत गलत आंसर आए थे और मैं बहुत डिप्रेस हुआ सुन के. ठीक है भाई, 12 बच्चों ने दे दिए हैं. आई वॉन्ट यू टू राइट इट अगेन. जिन जिन्होंने पहले सबमिट करे थे वो वापस लिखे. ये एमसीक्यू आ सकता है इसलिए मैं करा रहा हूँ तुम लोग को. आई थिंक काफी 22 लोगों ने दे दिया. जस्ट शेयर इट अप. इट्स मोर देन इनफ फॉर मी टू गिव अ गुड शेयर. देख लो, अगर नहीं किया तो इट्स ऑलराइट. जिन्होंने डीजेनरेटिंग कार्टिलेज लिखा है दैट इज द करेक्ट आंसर. जिन्होंने रेडियोलॉजी फाइंडिंग्स लिखी दैट इज रॉन्ग. Pain with movements is wrong. Asymmetrical joint pain is wrong. Arthritis after 45 years is wrong. Restrictive movement is wrong. The defining feature of osteoarthritis is degenerating cartilage. प्लीज इसको याद रखो. Degenerating cartilage is the defining feature. मैंने defining feature पूछा है. Degeneration of articular cartilage. Yes, degenerating articular cartilage is the answer. Loss of cartilage is the answer. Pain gets better in 15 is not the answer. ये सब आंसर नहीं है. asymmetrical joint pain जो जिसने लिखा है, जिसने भी ये लिखा है ना कि degenerating articular cartilage वाली बात, that is the right answer. And remember this, इसको भूलना नहीं है. प्लीज इसको भूलना नहीं है. ठीक है, आगे चलते हैं.
दिस इज द डिफाइनिंग फीचर. मैं डिफाइनिंग फीचर पूछ रहा था आपसे. आगे चलते हैं, सेप्टिक आर्थराइटिस की तरफ आते हैं. ऑस्टियोआर्थराइटिस में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो. सबको समझ आ गया तो राइट डाउन यस. शुड वी गो ऑन? सेप्टिक आर्थराइटिस स्टार्ट कर लें? से यस. अमीन तुम्हें समझ आ रही है? आर यू ऑन बोर्ड? शुमाइला इज ऑन बोर्ड. XYZ आर यू ऑन बोर्ड? कुरत आर यू ऑन बोर्ड? सना, रबिया, रमीशा नसीर, साद सलमान आर यू ऑन बोर्ड? साद सलमान ने भी ज्वाइन किया हुआ है. वेरी नाइस. जवाब तो दे नहीं रहा ये लड़का, किधर गायब है? चलो साद सलमान, तुम मेरे ख्याल से पैसिवली पढ़ रहे हो. यू डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन दी चैट. ठीक है, चलो लेट्स गो. सेप्टिक आर्थराइटिस. सैम, सना, साद सलमान, रमीशा नबी, शुमाइला अस्कर. ठीक है, perfectly fine. We are going to go on with septic arthritis. Septic arthritis का अगर पेशेंट आता है तो उसका नजर कैसा आएगा आपको? घुटना, घुटने की बात करते हैं. चलो, this is how it's gonna look. Red erythematous painful joint. सिस्टेमिकली बंदे को फीवर होगा, बुखार के साथ आएगा. सेप्टिक आर्थराइटिस है ये. ठीक है, this is how it's gonna look when the patient is going to come to you. This is how his legs are going to look. आगे चलो. अब इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्फेक्शन ऑफ जॉइंट स्पेस हो गई है. ठीक है, अब इसको ना ऑस्टियोमाइलाइटिस के साथ कंफ्यूज मत करना प्लीज. ऑस्टियोमाइलाइटिस इज द इन्फेक्शन ऑफ बोन एंड मैरो. जो ऑस्टियो सेप्टिक आर्थराइटिस है, दैट इज इन्फेक्शन ऑफ द जॉइंट स्पेस, जिसमें जॉइंट स्पेस से कोई भी चीज आ सकती है. कार्टिलेज आ सकती है, साइनोवियम आ सकती है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, मेजरली साइनोवियम ही इन्फेक्ट होती है. मेडिकल इमरजेंसी है, याद रखना. इट इज द मोस्ट रैपिड एंड डिस्ट्रक्टिव जॉइंट डिजीज. रिस्क फैक्टर्स में क्या आता है? इंक्रीजिंग एज, डायबिटीज मेलाइटिस, इम्यूनोसप्रेशन एंड डैमेज जॉइंट्स. इसके दो तरीके से स्प्रेड होती है. इट कैन बी हेमाटोजेनस या डायरेक्ट इनोकुलेशन. हेमाटोजेनस रेस्पिरेटरी और स्किन इन्फेक्शन की वजह से होती है, और डायरेक्ट इनोकुलेशन कब होती है? जब ऊपर से कोई चोट लगी और वो अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला गया है. ये बस तुम्हें पता होनी चाहिए, याद मत करो प्लीज इनको. ये बस पता होनी चाहिए कि मेडिकल इमरजेंसी, इस बात को याद रखना है कि मेडिकल इमरजेंसी है, बड़ी जरूरी है, इसको भी फटाफट ट्रीट करना है. दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी? मोनो आर्थराइटिस होगा. एक जॉइंट आमतौर पे इन्वॉल्व होता है, हो सकते हैं बाकी जॉइंट्स इन्वॉल्व, मगर मोस्टली एक जॉइंट इन्वॉल्व होगा पेशेंट का. ठीक है, फीवर होगा, वार्मथ होगी, एरिथमेटस होगा. कॉमन कौन से एरियाज होते हैं? कॉमन बेसिकली होते हैं इसके, कॉमन होता है नी, हिप. नी और हिप तो बहुत कॉमन होते हैं. रिस्ट, शोल्डर, एंकल्स, इन जगहों पे ज्यादा कॉमन होता है ये. ठीक है, याद रखना. मोनोआर्थराइटिस, फीवर, वार्म एंड एरिथमेटस. फीवर बाकी सब में, रोमेटॉइड आर्थराइटिस में हो सकता है कभी कभार, लेकिन इतना वार्म और एरिथमेटस नहीं होता जितना आपका सेप्टिक आर्थराइटिस का पेशेंट आएगा. एक ही क्या कहते हैं जॉइंट होगा. रोमेटॉइड आर्थराइटिस में तो बहुत सारे जॉइंट्स थे ना, और सिमेट्रिकल थे. ये तो एसिमेट्रिकली सिर्फ एक सिंगल जॉइंट है. ठीक है, कॉमन साइट नी हमें पता है. एजेंट कौन सा ज्यादा कॉमन होता है? दैट इज स्टैफ ऑरियस. याद रखना, स्टैफ ऑरियस इज द मोस्ट कॉमन एजेंट ऑफ सेप्टिक आर्थराइटिस. स्ट्रेप्टोकोकस भी कराता है, ग्राम नेगेटिव रॉड्स भी कराते हैं, और गोनोकोकल जो है वो सेक्सुअली एक्टिव एडल्ट्स के अंदर कराता है और टीनेजर्स के अंदर कराता है गोनोकोकल. स्टैफ ऑरियस याद रखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पास्ट यूएचएस क्वेश्चन में भी आया हुआ है. अब हमें पता है, अब जॉइंट अगर इन्फेक्टेड आएगा तो हम उसका क्या करेंगे? व्हाट डू यू थिंक कि उसके तुम सबसे पहले क्या करोगे? मेडिकल इमरजेंसी, व्हाट डू यू थिंक यू शुड डू? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स. ऑनर 9 says joint aspiration. ठीक है. सना says maintain IV line, which is a good question, which is a good answer. अगर वो हेमोडायनामिकली अनस्टेबल है तो सबसे पहले आप मेंटेन IV लाइन करोगे. मां महमूद से टेक वाइटल्स. नहीं 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 नहीं, ठीक है. हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल एडमिशन कर लो इसको. हॉस्पिटल, आप हॉस्पिटल में एडमिशन कर लोगे. यस, यू आर गोइंग टू एडमिट द पेशेंट गाइस. इमरजेंसी में आते तो उसको एडमिट कर लो वहीं पर. जॉइंट एस्पिरेशन तब करोगे या बाद में करोगे? आप उसे रूल आउट करोगे. जॉइंट एस्पिरेशन इज द लेटेस्ट स्टेप. सबसे पहले आप उसका एडमिशन करोगे. एडमिशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग. फिर वाइटल्स, फिर स्टेबलाइजेशन, फिर देन यू गो फॉर इन्वेस्टिगेशंस. ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशंस पहले कर लेते हैं, फिर हम मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे डिटेल में. द बेस्ट इनिशियल एंड मोस्ट एक्यूरेट जो इन्वेस्टिगेशन होती है ना सेप्टिक आर्थराइटिस में, दैट इज जॉइंट एस्पिरेशन. हमें पता है कि 50,000 से ज्यादा आ जाएंगे इसके WBCs.
90% ज्यादा पॉलीमॉर्फ्स आएंगे, ग्राम स्टेन पॉजिटिव हो जाएगा। ब्लड कल्चर करा लोगे क्योंकि वो हिमेटोजेनस स्प्रेड हो सकता है, 90% पॉजिटिव होगा। सीबीसी में ल्यूकोसाइटोसिस होगा, ईएसआर और सीआरपी रेज्ड होंगे क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रही है पेशेंट को। गोनोकोकल अगर इन्फेक्शन लगे तो जेनिटल स्वैब भी आप उठा के दे दोगे, ठीक है। ये सारी इन्वेस्टिगेशन आप डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन है। इनकी जो मैंने 4 बताई ना, ये डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस हैं। मॉनिटर द ट्रीटमेंट, उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए आप ईएसआर और सीआरपी 2-2 या 3-3 एक-एक 2-2 हफ्ते बाद कराते जाओगे, सही है। तो डायग्नोसिस के लिए अगर वो तुमसे पूछे कि हाउ विल यू डायग्नोज द पेशेंट, डायग्नोज में लिखना है जॉइंट एस्पिरेशन, ब्लड कल्चर, सीबीसी और गोनोकोकल, 4 लिख दिए। वो कहेगा व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशंस यू आर गोइंग टू डू। तुम 2 हेडिंग्स दोगे, नंबर 1 इन्वेस्टिगेशंस फॉर डायग्नोसिस एंड इन्वेस्टिगेशंस टू मॉनिटर द ट्रीटमेंट। इन्वेस्टिगेशन फॉर डायग्नोसिस के नीचे ये चारों बातें लिखोगे और मॉनिटर द ट्रीटमेंट के नीचे लिखोगे ईएसआर एंड सीआरपी। समझ आ गई किस तरह आंसर करना है यूएचएस में? ठीक है, गुड सीन है। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें क्या है कि इमरजेंसी मैनेजमेंट सस्पेक्टेड केसेस में क्या करना है। सबसे पहले आपने एडमिट कर लिया पेशेंट को, एडमिट करके उसको स्टेबलाइज किया, ठीक है। फिर आपने उसकी अर्जेंट इन्वेस्टिगेशन, सबसे अर्जेंट इन्वेस्टिगेशन है एस्पिरेट कर लिया उसका जॉइंट को। क्या क्या चीजें भेजनी है, सेल्स देखने हैं, कल्चर देखना है उसका, और उसका कलर देखना है। ये 3 चीज देख लो उसके अंदर, जॉइंट के अंदर, ठीक है। फिर ब्लड कल्चर्स भेज दो, बायोकेमिस्ट्री, हेमाटोलॉजी, ईएसआर और सीआरपी भेज दो। कंसिडर सेंडिंग अदर सैंपल्स टू डिपेंडिंग ऑन द डिजीज ही हैड, ठीक है। ये सब कुछ हो गया है। फिर आती है कमेंसमेंट ऑफ एंटीबायोटिक, ठीक है। अब कमेंसमेंट ऑफ एंटीबायोटिक का जो था पॉइंट, वो मेरे ख्याल से मैंने मिस कर दिया यहाँ पे एक चीज जो मुझे भूल गई है। मैं जल्दी से देखता हूँ। तब तक सब टेबल्स पढ़े आप प्लीज। एंटीबायोटिक के बारे में कोई बात थी? कैन समवन टेल मी कि डेविडसन में सेप्टिक आर्थराइटिस किधर लिखा हुआ है? मिल गया मुझे। अच्छा हाँ, इसमें तुम्हें गाइडलाइंस दी हुई हैं डेविडसन के अंदर, ठीक है। डेविडसन के अंदर तुम्हें कहा हुआ है कि कमेंस इंट्रावीनस एंटीबायोटिक, ठीक है। अब याद रखना, इस चीज को सिर्फ याद रखना कि फ्लूक्लोक्सासिलीन जो होती है ना, दैट इज द ड्रग यू यूजुअली गिव। मगर ये जो एंटीबायोटिक्स हैं, देयर गोइंग टू वेरी अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस इन डिफरेंट कंट्रीज। हमारी कंट्री में ज्यादा स्ट्रॉन्गर एंटीबायोटिक्स हम देते हैं। अगर पेशेंट, क्योंकि फ्लूक्लोक्सासिलीन जो है ना, वो आमतौर पे पेनिसिलिन के तौर पे होती ही पेनिसिलिन है। जो अगर एलर्जिक पेशेंट तो उसको क्लिंडामाइसिन या फिर वैंकोमाइसिन दे दोगे। इनको याद मत करो, बस थोड़ा सा तुम्हें बस आइडिया होना चाहिए कि क्या ड्रग्स दे रहे हैं हम। अगर ग्राम नेगेटिव और यूनिट ट्रैक इन्फेक्शन है तो उसको इंट्रावीनस जेंटामाइसिन दे दोगे, ठीक है। ये तो आप इन्फेक्शन, इसको बेसिकली उसकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए दे रहे हो ना। अब आपने उसकी पेन को रिलीव करना है साथ में। पेन को रिलीव करने के लिए आप ओरल और इंट्रावीनस एनाल्जेसिक्स और कोल्ड आइस पैक्स दे दोगे, ठीक है। उसको पेन को रिलीव करने का एक और तरीका क्या है कि जो इन्फेक्शन बनी हुई है उसको ड्रेन आउट कर लो। तो आप जॉइंट एस्पिरेट कर लोगे, नीडल एस्पिरेशन 1 to 3 टाइम्स डेली, ताकि उसका जो बैक्टीरियल लोड है वो कम हो जाए और जो प्रेशर पड़ रहा है सेप्सिस का वो कम हो जाए एस्पिरेट करने से, ठीक है। साथ में उसकी फिजियोथेरेपी करा लोगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स याद रखना। जो एंटीबायोटिक है ना, वो हम अकॉर्डिंग टू द प्लेस देते हैं। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं। हमारे इतने बुरे बुरे क्लेब्सेला वाले आते हैं ना कभी कभार, सेप्टिक आर्थराइटिस, कि हमें उनको मेरोपेनम और पता नहीं कौन कौन सी अमिकासिन और इमीपेनम वगैरह देनी पड़ती है। हमारे ये हालात होते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। आई रेड दिस केस समवेयर, केस स्टडी थी, क्लेब्सेला स्पीशीज के थ्रू हुआ हुआ था सेप्टिक आर्थराइटिस, बड़ा अजीब किस्म का जो ठीक ही नहीं हो रहा था, रेजिस्टेंट टू एवरी सिंगल थिंग। ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए एंटीबायोटिक्स की? 2 हफ्ते इंजेक्टेबल्स दोगे और 2 हफ्ते इंजेक्टेबल्स देने के बाद 4 हफ्ते ओरल दोगे, 6 हफ्ते की ट्रीटमेंट है। अगर मरसा है तो वैंकोमाइसिन दे देना, अगर गोनोकोकल इन्फेक्शन है तो सेफ्ट्राइक्सोन दे देना, ठीक है। मैं पता ये कवर क्यों कराता हूँ कि गोनोकोकल है तो ये देनी है, जेंटामाइसिन ग्राम नेगेटिव है तो क्या देना है, और पेनिसिलिन एलर्जिक है तो क्या देना है। क्योंकि यूएचएस में कहीं भी किसी भी एग्जाम में, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो पीड्स हो, तीनों में से किसी में भी इस तरह के सवाल आ जाएंगे कि पेशेंट की ये मरसा आया तो आप कौन सी मेडिकेशन दे दोगे। हर जगह आता है ये सवाल, अजीब सा एक सवाल आता जरूर है किसी ना किसी पेपर में कि कौन सी मेडिकेशन सबसे बेहतर है इसमें फॉर द पेशेंट। गोनोकोकल नजर आए कहीं भी लिखा हुआ तो सेफ्ट्राइक्सोन के बारे में सोचना शुरू कर दो, मरसा है तो वैंकोमाइसिन लाइनाजोलेट के बारे में सोचो, ठीक है।
ये पॉइंट है। अब यहाँ पे जो एमसीक्यू लिखा हुआ था ना टेक्स्ट के अंदर, वो बस एमसीक्यू ही है कि इन्फेक्शियस डिजीज में इट कैन प्रेजेंट एज अ फीचर। तो लाइम डिजीज और ब्रुसेलोसिस के अंदर नजर आ सकता है आपको सेप्टिक आर्थराइटिस। तो बस ये याद कर लो एज इट इज। इन्फेक्शियस में हम और डिस्कस कर लेंगे लाइम डिजीज को, ब्रुसेलोसिस को जब डिस्कस करेंगे, तो बस ये याद कर लो यहाँ पे। सही है, सबको यहाँ तक समझ आ गई? कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। मैं एंटीबायोटिक को फिर से रिवाइज कराता हूँ। गोनोकोकल जहाँ लिखा हो गो फॉर सेफ्ट्राइजोन, मरसा जहाँ लिखा हो गो फॉर वैंकोमाइसिन, पेनिसिलिन एलर्जिक है गो फॉर क्लिंडा, गो फॉर वैंको, और अगर ग्राम नेगेटिव है तो गो फॉर जेंटामाइसिन। बस ये चीजें याद रखो, इनकी डोजेज भी ना याद करो, डोजेज भी याद करने की जरूरत नहीं है इतनी खास। आगे चलते हैं, अब मेंटी पे जाओ और ये आंसर करो। 459344 वी हैव 37 पे स्टार्ट की थी ना, तो 37 प्लस 15 मिनट्स कितने होते हैं? ये मेंटी पे मैं जा रहा हूँ, इसको मैं चेंज करता हूँ क्वेश्चन को, तो देन यू कैन डू इट। आप चलें क्वेश्चन का आंसर करें। 459344 इज दी कोड, इसको यूज करो और गो एंड आंसर द क्वेश्चन। वी आर गोइंग टू टेक दिस क्लास टिल आई गेस 52 तक जाएगी क्लास। लेट स्टार्ट की थी ना आज, ऑलमोस्ट 52 तक जाएगी। आई इजीली फिनिश। 38 लोगों ने किया है आंसर। कैन वी हैव मोर आंसर ऑन मेंटी? वेरी गुड, शाबाश, सबने सही आंसर किया है। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर एवरीवन हैज आंसर्ड करेक्टली। अब कुछ शैतानी में ये मत कर देना कि आंसर ही बदल दो। चलो भी शहरी भाई को तंग करते हैं। चलो, हाँ, शाबाश। 42 लोगों को लगता है कि स्टैफ ऑरियस और स्टैफ ऑरियस ही है। ये पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है, ये यूएचएस से मैंने उठाया था और तुम्हें पढ़ाया भाई इसी के अकॉर्डिंग था, ताकि तुम लोग को याद रहे कि सेप्टिक आर्थराइटिस में स्टैफ ऑरियस मोस्ट कॉमन होता है। वेरी गुड, शाबाश टू यू ऑल। लेट्स गो बैक टू द स्लाइड्स नाउ। अब मेंटी पे एक और सवाल है, वो करें अब आप। मैं वो लगाता हूँ मेंटी पे जाके। 3 एंट्रीज ला रहा हूँ मैं, 3 किस्म की इन्वेस्टिगेशंस लिख दो जो भी लिखनी है तुमने सेप्टिक आर्थराइटिस में। जाके मेंटी पे आंसर करो। 459344 आंसर है। 459344। ट्वेंटी टू लोगों ने किया है एंटर। दिस इज अ गुड रिस्पॉन्स आई वुड से। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम लोगों ने ज़्यादातर उसी को ही डिस्कस किया है। आई एम गोइंग टू शो इट टू यू। 37 एंट्रीज, वेरी गुड, शाबाश। आई एम इम्प्रेस्ड विद दिस एज वेल। किसी एक बंदे ने एक्सरे लिखा है, वो एक्सरे सही नहीं है। जॉइंट एस्पिरेशन करेंगे, ऑर्थोसिंथेसिस, दैट इज द सेम थिंग एज जॉइंट एस्पिरेशन। सस्पेक्टेड केस में इन्वेस्टिगेशन में हॉस्पिटल एडमिशन नहीं आता, तो आप बेसिकली जॉइंट एस्पिरेशन ज़्यादा करते हो, ब्लड कल्चर लेते हो, सीबीसी कराते हो, और ईएसआर और सीआरपी ज़्यादातर कराते हो। ईएसआर, सीआरपी, सीबीसी, जॉइंट एस्पिरेशन एंड ब्लड कल्चर, और रूटीन जो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। अगर उसको गोनोकोकल है तो उसका जेनिटल सैंपल भेज दो, वट एवर इट इज। ठीक है, तो बेसिकली वी आर गुड, वी आर गोइंग गुड। हमें चीज़ें समझ आ रही हैं, इसका मतलब है। आगे चलते हैं। यार मैंने इन्वेस्टिगेशन पूछा था वहां पे, माहम। दैट क्वेश्चन वाज कि व्हाट इन्वेस्टिगेशंस विल यू डू इन अ पेशेंट ऑफ सेप्टिक, सस्पेक्टेड केस ऑफ सेप्टिक आर्थराइटिस।
मेरा क्वेश्चन ये नहीं था कि आप करेंगे क्या उसके साथ। अगर मैं पूछता ना कि करेंगे क्या, तो फिर आप ये आंसर दे सकती थी। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एडमिशन वाज नॉट द आंसर टू दैट। आगे चलते हैं। अब ऑस्टियोमाइलाइटिस तुम बेसिकली करोगे उसके अंदर, क्या कहते हैं, यू आर गोइंग टू डू इट इन योर सर्जरी। इसके एमसीक्यूज बनते हैं, इसकी बस पिक्चर ले लो, और मुझे नहीं लगता है कुछ करने की जरूरत है। ये इंपॉर्टेंट बातें लिखी थी डेविडसन के अंदर, मैंने कहा इसको बस दिखा देता हूँ, जस्ट टेक अ फोटो ऑफ दिस, इसको याद कर लेना। इसमें से शायद गलती से कोई सवाल दे दे, मगर देयर इज अ वेरी लेस चांस से कोई देगा। ऑस्टियोमाइलाइटिस बेसिकली ऑर्थोपेडिक्स का टॉपिक है, लेकिन ये एमसीक्यूज बनते थे इससे। इससे कभी भी तुम्हारा एससीक्यू नहीं आएगा ऑस्टियोमाइलाइटिस से। तो स्टे सुकून सुकून में रहो। नो वन इज गोइंग टू गिव यू एन एससीक्यू फ्रॉम ऑस्टियोमाइलाइटिस इन मेडिसिन। बस ये एमसीक्यूज के लिए कॉपी कर लो कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म किस किस केस में कॉमन होते हैं। कल्चर नहीं करना, बायोप्सी मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट होता है इसके अंदर। सर्जिकल डिब्राइमेंट और आईवी एंटीबायोटिक्स 4 से 6 हफ्ते देते हैं इसके अंदर। इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन एंड मैरो होती है। लेकिन तुम डिफरेंशियल डायग्नोसिस में लिख सकते हो सेप्टिक आर्थराइटिस के, कि रूमेटाइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोमाइलाइटिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम डिस्कस करेंगे कभी। सर हम सारा कर लेंगे ना मेडिसिन, तो मैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना सिखाऊंगा जब हमें सब मेडिसिन का नॉलेज हो जाएगा उसके बाद। अब हम थोड़ा सा कुछ पढ़ेंगे और फिर इसकी डिटेल्स हम कल से शुरू करेंगे। सीरो नेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथीज क्या होती है? व्हाट डू यू थिंक कि सीरो नेगेटिव का मतलब क्या है? सीरो नेगेटिव, व्हाट डू यू मीन बाय सीरो नेगेटिव? कैन सेवन से कैन स्टे एट होम तुम्हारे अलावा सब करेंगे? स्टे एट होम ने तो फटाफट आंसर देना होता है ना। तुम्हारे अलावा मैंने कहा अब सारे आंसर करेंगे। तुम यू आर आउट ऑफ द कैटेगरी, यानी यू आर नॉट नो लॉन्गर इन दिस कैटेगरी। तुम्हें सारे आंसर्स पता होते हैं, तुम फटाफट, तुमने हाथ रखे होते हैं अपने कीबोर्ड के ऊपर, तुमने फटाफट आंसर करना होता है। बुरहान अली, सैम सब सही आंसर कर रहे हैं। ठीक है। आरएफ एसीपीए नेगेटिव होता है, दैट इज ट्रू। नूर खालिद थैंक यू, आज आपकी पार्टिसिपेशन देखने को मिली हमें। कुरत थैंक यू, आपने आंसर किया। हुआवे में 10 ठीक है। जारा गुड, सारों के आंसर ठीक है। रूमेटाइड फैक्टर और एसीपीए नेगेटिव होते हैं, और इनमें सारी इम्यूनोलॉजी नेगेटिव होती है। सिर्फ रूमेटाइड ये वाले फैक्टर्स नहीं, सारे जो है ना वो सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। मेजरली एएनए भी नेगेटिव होता है, सब कुछ नेगेटिव होता है इनका। ठीक है। अब इसमें याद करने वाली बातें अभी क्या है, इनके नाम याद कर लो सिर्फ अभी। ठीक है, इनके नाम याद कर लो। इसका निमोनिक है पियर ए। सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी, एंटेरोपैथिक आर्थ्रोपैथी, एल्काइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रिएक्टिव आर्थराइटिस और एक्सियल स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस। इनके नाम याद कर लो सिर्फ। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारा एल्काइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी के एमसीक्यूज आ सकते हैं। एल्काइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर से तुम्हारे आ सकते हैं पूरा एससीक्यू। इसको हम डिटेल में करेंगे बाद में, कल इंशाल्लाह। और जो बाकी है ना, रिएक्टिव आर्थराइटिस से भी एमसीक्यू आएंगे, एंटेरोपैथिक से भी एमसीक्यू आएंगे। ज्यादा इनसे क्वेश्चन, सोरियाटिक से शायद अगर बहुत ही मूड खराब हुआ तो एससीक्यू दे देंगे। लेकिन मेजरली इंपॉर्टेंट इसमें एल्काइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, जो तुम्हारे एक्सरेज इसके आते हैं तुम्हारे ऑस्पी के अंदर, और इसकी एससीक्यू आता है तुम्हारे उसके अंदर, क्या कहते हैं, यूएचएस के अंदर। ठीक है, तो इसको याद कर लो। एल्काइलोजिंग, एनकाइलोजिंग, यस एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, योर राइट स्टेट हो, मैं गलत बोल रहा हूँ। एल्काइलोजिंग मैंने लिख दी, एनकाइलोजिंग है, दैट इज ट्रू। थैंक यू फॉर द एडिशन एंड करेक्शन, स्टे एट होम। अब यहाँ पे याद रखना है कि इसकी एसोसिएशन होती है HLA-B27 एलील के साथ, इन सब की। सीरो नेगेटिव होते हैं, ANARF नेगेटिव होते हैं ये। ठीक है। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस इनकी अपनी अपनी होती हैं। ठीक है। अगर किसी के पास स्केची मेडिसिन है, इसकी 40 मिनट्स की रूमेटोलॉजी की वीडियो है, वो वीडियो देख लो, बड़े खुश रहोगे जिंदगी भर। सारे एमसीक्यूज हो जाते हैं उसी वीडियो, एक 40 मिनट्स की वीडियो से। वेरी गुड वीडियो, स्केची के अंदर है। मेरी इस रूमेटोलॉजी सिर्फ उस वीडियो की वजह से अच्छी हुई थी। फीचर्स क्या है इसके? फीचर्स ये हैं कि एसिमेट्रिकल इन्फ्लेमेटरी ओलिगो आर्थराइटिस आता है। डेविडसन का मसला ये था कि उसने पॉली आर्थराइटिस और मोनो आर्थराइटिस पहले शुरू में लिखा था, लेकिन टेबल्स के अंदर ओलिगो ओलिगो लिखना शुरू हो गया। तो इसमें ओलिगो आर्थराइटिस होगा। हिस्ट्री ऑफ इन्फ्लेमेटरी बैक पेन हो सकती है। सैक्रोआइलाइटिस होगा। आई विल शेयर द स्केची वीडियोस इंशाल्लाह व्हेन आई गेट टाइम टू अपलोड देम ऑल। आहिस्ता आहिस्ता अपलोड कर रहा हूँ। HLA-B27 एसोसिएशन याद रखना हमेशा। यूवीआईटिस हो सकता है, आईबीएस हो सकता है, और एओटिक रूट लीजन्स याद रखना कि एओटिक इनकॉम्पिटेंस एंड कंडक्शन डेफिसिट स्पेन में होते हैं। कंडक्शन डिफेक्ट्स, एओटिक इनकॉम्पिटेंस, एओटिक रूट लीजन्स याद रखना। HLA-B27 याद रखना। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तुम्हें याद होनी चाहिए। ठीक है। बैक पेन तो इन्फ्लेमेटरी और क्या कहते हैं, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में बेसिकली ज्यादातर होता है।
फीचर्स इनमें ये होते हैं यूजुअली। एओर्टिक रूट लीजन्स याद रखना अच्छी तरह से, सही है। अब सेंट्रल होते हैं और पेरिफेरल होते हैं। सेंट्रल में एक्सियल में आपकी बेसिकली चेस्ट, स्पाइन और हिप बोन्स होती हैं इन्वॉल्व, और पेरिफेरल में फिंगर्स, नीज और टोज होती हैं। जो एक्सियल है उसमें एक्सियल स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी होती है। ये किसी ने फोल्डर मेगाजोन का भेजा है, किसी ने ऑनर 9 ने स्केची वीडियोस भेजी हैं, इनको प्लीज डाउनलोड कर लें यहाँ से, जो जिसने भेजा है, ठीक है। थैंक यू फॉर द लिंक, महा महमूद एंड ऑनर 9। जो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है और जो एक्सियल स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी है, दैट इज बेसिकली सेंट्रल, और जो पेरिफेरल है उसमें बाकी सोरियाटिक वगैरह सारी आती है, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। यहाँ से हमें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने थोड़ा सा पढ़ना था, अब हमने पढ़ लिया है। दिस इज ऑल वी नीड टू नो। किसी कोई क्वेश्चंस है तो वो मुझसे पूछ लें। हम जल्दी स्टार्ट ओवर कर लिया हमने। आई एम गोइंग टू लीव द क्लासरूम एट, अच्छा गाइस अपनी चैरिटीज करो प्लीज, चैरिटीज कर लेना प्लीज, चैरिटीज कर लेना अपनी, जो भी तुम्हारी चैरिटी बनती है ना किसी भी उसकी, अगर तुम्हारी चैरिटी बनती है ना तो प्लीज डू योर चैरिटी। कल्चर क्यों नहीं करते ऑस्टियोमाइलिटिस में? कल्चर इसलिए नहीं करते ऑस्टियोमाइलिटिस में रमीशा नसीर, उसकी वजह ये होती है क्योंकि ना आपका कल्चर पॉजिटिव आ जाता है बिकॉज जो ऊपर लोकलाइज्ड कॉलोनाइजेशन हुई हुई होती है ना, उसकी वजह से कल्चर पॉजिटिव आ जाता है, लोकलाइज्ड कॉलोनाइजेशन की वजह से। अब लोकलाइज्ड कॉलोनाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि वो बोन और मैरो के अंदर पेनिट्रेट किया हुआ है। तो आपके कल्चर रिजल्ट्स मोस्टली पॉजिटिव आ जाते हैं और गलत आ जाते हैं। कॉलोनाइजर्स के बारे में वो बता देता है आपको। हाँ, due to high BMD, osteoarthritis is protected from osteoporosis. That is not true. That is not true. देखो osteoarthritis का मतलब पता है क्या होता है? osteoarthritis में selective deposition हो रही है, कुछ एरियाज में deposition होगी, कुछ में नहीं होगी। BMD कोनों वाले एरियाज की ज्यादा हाई आएगी, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस आपकी बेसिकली पता है क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस आपकी जो जो कॉर्टेक्स है ना, ज्यादातर वहां पर कॉमन होता है। जैसे कि मेरी लॉन्ग बोन है ना, बड़ी सारी बोन है, जो ऑस्टियोपोरोसिस है ना वो मेरी जैसे फीमेल का शाफ्ट है उसमें ज्यादा कॉमनली उसको इन्वॉल्व करेगी। लेकिन जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो तो जॉइंट पे लोकेटेड है ना, तो ये दोनों कॉन्करेंटली हो सकती हैं, दे कैन कॉन्करेंटली अकर। ऑस्टियोआर्थराइटिस मेरे जॉइंट पे फॉर एग्जांपल हो जाएगा तो उसके साइड वाली पेरिफेरी में हाई बीएमडी आएगी, लेकिन मैं अगर शाफ्ट की कराऊं और मुझे ऑस्टियोपोरोसिस की हिस्ट्री है तो मेरे शाफ्ट की बीएमडी कम आ जाएगी। समझ आ रही है? स्टे एट होम, दे कैन अकर कॉन्करेंटली। पेज नंबर 1008 पढ़ता हूं मैं तुम्हारे लिए। आई डू दिस। 1008 पे क्या लिखा है? अच्छा, कौन सी लाइन है? If it's written above clinical features, देखो इसमें लिखा हुआ है they are partially protected from developing osteoporosis, ठीक है। बिकॉज आई जो द नॉलेज दैट आई एम टेलिंग यू, जो मुझे चीजें पता हो रही है ना, आई टेल यू पार्शियली प्रोटेक्टेड क्योंकि आई सॉ अ केस जिसको ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस का था इशू, फ्रॉम क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो मैंने तुम्हें अपनी एग्जांपल दिया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है पार्शियली प्रोटेक्टेड, तो पार्शियली इज अ वेरी स्वीपिंग स्टेटमेंट फ्रॉम डेविडसन व्हिच सेज कि ना उसको पता है ना हमें पता है। पार्शियली मींस के प्रोटेक्ट करता भी है और नहीं भी करता, पक्की बात नहीं है कि करता है, ठीक है। आई जस्ट सॉ दिस, ये चीज पढ़ने वाली है पता है, क्योंकि आई सॉ दिस केस जिसको ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोआर्थराइटिस था एक जॉइंट में, उसकी बाकी सारी हड्डियां खोखली थी, उसको ऑस्टियोपोरोसिस की हिस्ट्री थी। कुरत ने एक्सप्लेन कर दिया वेल्गस और वेरस में। देखो वेल्गस और वेरस, mechanism of secondary osteoarthritis,
मैकेनिज्म में देखो सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस में बेसिकली डिजीज की वजह से होता है ना, डायबिटीज की वजह से हो गया है या फिर उसकी वजह से हो गया है, हेमाक्रोमेटोसिस की वजह से हो गया है। इसका मैकेनिज्म मुझे इतनी डिटेल में नहीं पता क्योंकि मैंने पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी नहीं है और मैंने भी रॉबिन्स तुम लोगों की तरह इतने शौक से कभी भी नहीं पढ़ी थी इस टॉपिक के लिए, तो मुझे ऑनेस्टली नहीं पता। बट व्हाट वी कैन थिंक ऑफ इज के डायबिटीज में काफी सारे सिस्टेमिक चेंजेस होती है, तो उसमें से प्रॉब्ली वन ऑफ दोस चेंजेस कुड बी दिस। हेमाक्रोमेटोसिस में ये होता है कि बहुत ज़्यादा डेपोजिशन ऑफ आयरन हो रही होती है, तो इट कुड बी डेपोजिशन ऑफ आयरन इन आर्टिकुलर कार्टिलेज और जॉइंट्स के अंदर हो सकती है, जो कॉज कर सकती है प्रॉब्लम। तो देयर कैन बी मेनी थ्योरीज जो तुम्हें पैथोलॉजी में पढ़नी चाहिए थी और मुझे भी पढ़नी चाहिए थी, जो मैंने भी नहीं पढ़ी और प्रॉब्ली हम सबने नहीं पढ़ी क्योंकि वो चैप्टर कोई भी नहीं पैथोलॉजी में पढ़ता सही तरह से। एनी मोर क्वेश्चंस? 45 हो गए हैं। याद रखना मैनेजमेंट ज़्यादा, मैनेजमेंट और इन्वेस्टिगेशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मेडिसिन, वो तुम्हें ज़्यादातर अच्छी ज़्यादा वो आनी चाहिए। बाकी हम चीज़ें आमतौर पे एमसीक्यूज के लिए पढ़ते हैं। डेविडसन में लिखा हुआ है कि ऑस्टियोमाइलाइटिस में कल्चर शुड बी ऑब्टेन्ड बाय बायोप्सी। दैट इज ट्रू। तुम ऑस्टियोमाइलाइटिस पढ़ क्यों रही हो डेविडसन से? तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू आर राइट कि बायोप्सी का जो हम सैंपल लेते हैं ना, हम उसके ऊपर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। बायोप्सी इज द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन। सुपरफिशियल कल्चर नहीं करना, लेकिन हम ये कर सकते हैं बायोप्सी का जो सैंपल हम निकालेंगे ना, हम उसको कल्चर के लिए भेज सकते हैं। दैट इज ट्रू। पीआरपी वाली बात रिपीट करते हैं, वो पीआरपी वाली बात बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। वो क्यों सुननी है तुमने? पीआरपी बेसिकली हम यूज कर सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की ट्रीटमेंट में। इतनी इतनी ज्यादा गैर जरूरी बातें हम डिस्कस करना शुरू कर देते हैं ना कभी कभार। पीआरपी हम इसलिए यूज करते हैं बिकॉज दैट इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। उसके अंदर बहुत सारे अच्छे और फायदेमंद ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और कॉन्ड्राइटिन सल्फेट और पता नहीं क्या क्या होता है। तो वो हम कुछ प्रोसीजर्स में यूज करते हैं, जैसे हेयर ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। तो हम ऑस्टियोआर्थराइटिस में कुछ लोगों ने यूज किया था उसको इंटरनेशनली, जिसकी वजह से जिसकी वजह से बेसिकली ये होता है कि ना पीआरपी अब अगर कर लेते हैं ना, तो उससे ये होता है कि वहाँ पे जो रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है ना उस जॉइंट की, वो इम्प्रूव कर जाती है, तो कार्टिलेज बेहतर हो जाता है। वहाँ पे जो डिस्ट्रॉय हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव जिसमें डिस्ट्रक्टिव कार्टिलेज हो रहा है ना सारा सीन, वो उसकी इम्प्रूवमेंट हो जाती है। तो दैट इज द थिंग के पीआरपी। अच्छा, हाउ टू स्टोर मेडिसिन इन द ब्रेन टिल प्रॉफ। My way of storing medicine in the brain till prof was कि मैंने prof से पहले पढ़ा था और मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा था। और मैंने स्केची बहुत अच्छी की थी यार। स्केची मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग पक्की बेस बनाई हुई थी अपनी स्केची की। और जो चीज़ें मुझे याद है वो बेसिकली स्केची की वजह से याद है। और आई थिंक स्टोरिंग के लिए बहुत अच्छा है कि आप यूज़ कर लो स्केची को। स्केची बेसिकली ना आप या तो बहुत रिपीटिशन से आते हैं, जैसे कि मैं तुम लोगों से सवाल करता हूँ ना, उस चीज़ों से इन चीज़ों से आपको मेडिसिन आती है। आस्किंग क्वेश्चंस मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर, टॉकिंग अबाउट इट मोर एंड मोर, डिस्कसिंग इट इन योर डेली लाइफ मोर एंड मोर। जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं हर रोज बैठ के। मकसद ये था कि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें प्रॉफ के वक्त तुम लोग को चीज़ें याद रहेंगी, फजूल किस्म की जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी याद रहें। ठीक है, थोड़ा सा ये मसला करेगी, लेकिन व्हाट आई फील इज कि मुझे स्केची ने बहुत हेल्प किया। स्केची इज अमेजिंग, स्केची इज लाइफ मेरे लिए। तो स्केची के बगैर मेरा गुजारा नहीं होता। तो स्केची अगर कर लेती हूँ तो वो बहुत अच्छा तरीका है याद करने का चीज़ों को। यार पता है मेरी आजकल ना रूटीन बहुत बुरी हुई है रबिया। द थिंग इज के सुबह 8 से लेके 2 बजे तक अम्मा के लेक्चर्स होते हैं विच आई हैव टू अटेंड विद हर बिकॉज उनको यूज नहीं करना आता लैपटॉप। शी इज टीचिंग उर्दू टू ओ लेवल्स, तो वो रेस्ट सुपरनोवा में पढ़ाती हैं, तो शी इज टीचिंग ओवर देयर। तो इसलिए मसला ये डिजीज ऑफ द बोन्स इंपॉर्टेंट नहीं है स्टे एट होम। वो ज़्यादातर कम ही पूछते हैं ज़्यादातर। डिजीज ऑफ द बोन में पेजेंट डिजीज और ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह आते हैं ना, इससे सवाल इतने ज़्यादा आते नहीं है। तो बेसिकली तुम अगर कैप्टन ये कर लेते हो ना, क्या कहते हैं, स्टेप अप और कैप्टन ही काफ़ी है इसके लिए। अच्छा, रेस्पिरेटरी के एमसीक्यूज का मैं ये बता रहा था कि प्रॉब्लम ये कि कल मैं रात को किसी आई वाज हैविंग अ लेक्चर विद पीजीटीज 10 से लेके 11 बजे तक। 8 से 9 ग्रुप 2 का लेक्चर होता है। 5 से 8 बजे मैं तुम लोग का लेक्चर तैयार करता हूँ। मुझे लिटरली कहीं टाइम नहीं मिल रहा है सब कुछ करने का कि मैं रेस्पिरेटरी की बना लूँ और उसकी डिटेल लिख लूँ हर चीज़ की। मुझे टाइम मिलता है ना तो फिर मैं करता हूँ, बिकॉज इस लिटरली मैं मशीन की तरह काम कर रहा हूँ। सुबह 8 से लेके रात के 11 बज जाते हैं बिकॉज आई हैव टू मेक माई मदर्स पावर पॉइंट स्लाइड्स एज वेल। वो उर्दू पढ़ाती है, मुझे उर्दू टाइप करनी पड़ती है, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा आजकल।
थैंक यू सो मच सैम, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ठीक है, एंड रिमेंबर दिस कि कभी भी क्लास कैंसिल नहीं होती। अगर कैंसिल होगी तो मैं तुम्हें कुछ 4-5 घंटे पहले बता दूंगा। अगर मैं लेट भेजता हूँ ना तो इसका मतलब है कि कोई मसला हो गया, जैसे आज अपडेट का मसला हो गया था। ठीक है, चलो गुड सीन है। आई थिंक वी आर डन फॉर टुडे, वी कैन गो नाउ। एंड आई होप तुम लोगों को समझ आ रही है, इंपॉर्टेंट चीजें तुम अंडरस्टैंड करो। प्लीज डेविडसन बेशक मत करना इस टॉपिक के लिए, डेविडसन जरूरी नहीं है। आराम से कैप्टन करो और ये स्लाइड्स देख लेना। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, आई एम गोइंग टू गो नाउ। थैंक यू एवरीवन, बहुत शुक्रिया।